बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इंडियन चिकन नेक की। एक राहदारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी और क्या अहमियत है उस पर बात करेंगे, और उससे मुतालिक चीन और बांग्लादेश में क्या कुछ किया है उस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे भारत में जो वफ़ इमलाक का मुतनाज़ा बिल मंजूर हुआ है, उस पर पूरा भारत सरापा एहतजाज है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद आएंगे ट्रम्प साहब ने जो तिजारती जंग छेड़ी है, यूरोप भी इसके लिए तैयार है, चीन तो पहले से ही तैयार था, और बाकी ममालिक क्या कहते हैं उस पर वो बताएंगे आपको। और फिर एक बात और करेंगे कि रूस में पहली दफ़ा ईद पर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ मुसलमानों का। ये एक नई पेशरफ्त है, इसके क्या मस्बत नताइज आगे आएंगे इस पर बात करेंगे। ये है हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल साहब। देखिए, नॉर्थ ईस्ट, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीशे पे घर में रहने के बाद दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जी आप हमारे बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं, अगरचे हम तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा तो सरहद नहीं मिलती है, हम तो बहुत दूर हैं, लेकिन बांग्लादेश और चीन ज़रूर आपके मामले को देख रहे हैं। जी, हम नहीं कह रहे कि मदाखलत कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके मामला को, और उन पर नज़र है, और उनकी भलाई भी चाहते हैं। आप उनको मार रहे हैं, उनकी आपसे इतनी बड़ी स्टेट संभाली नहीं जाती है। आप सिर्फ मुसलमानों दुश्मनी में लगे हुए हैं, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो आप जो बातें करें, जो आपने दूसरा टॉपिक है आपका, उस पर हम अलग से बात करेंगे। जी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 इंडियन स्टेट हैं और एक ब्रदर स्टेट है, जी, वो चिकन नेक कहलाती है। जी, उनकी तस्वीर यूँ है कि एक उसमें जो मुल्क है, एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें से करीब आधा पर तो चीनियों का अभी असर रसूख है या कब्ज़ा हो गया है। दूसरा असम है, तीसरा मणिपुर है, फिर मेघालय है, मिज़ोलैंड है, नागालैंड है और त्रिपुरा। ये 7 हो गए। जी, और ब्रदर जो है इनका सिक्किम है। जी। तो ये 8 रियासतें हो गई। और वो सिक्किम पे भी चीन का ज़्यादा हाँ, जाहिर है कि सिक्किम पे तो उसका बहुत असर है। जी, अब सवाल ये है कि इनकी टोटल एरिया कितना है। जी, 2,62,184 किलोमीटर इसका इलाका है, और इसका जो गुवाहाटी जो है उसका सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी जो है 5,01,670,000 आदमियों पर मुश्तमिल है। ऑलमोस्ट यानी मैंने 5.5 करोड़ के उससे ज़्यादा है। 5.5 नहीं, 5 करोड़ और 51,670,000 अगर इस लगा लें। कंजेस्टेड एरिया हो हाँ, गया। अच्छा जी। अब इसमें क्या है, इसके जो बड़े शहर हैं, गुवाहाटी है, अगरतला है, इम्फाल है, दीमापुर है, अजीवाल है, शिलोंग है, सिलचर है, और वीजोगढ़ है, जोहाट है, नागाऊ है। ये इसके बड़े शहर हैं। अब इसकी जो इंटरनेशनल सरहद हैं वो मिलती हैं मैंने जो बांग्लादेश के साथ 5,120, चीन के साथ 1,392, म्यांमार में किलोमीटर में है ये सारे। जी, म्यांमार के साथ मिलती है 1,640 किलोमीटर। बांग्लादेश की जो है वो, सॉरी मैंने अभी बांग्लादेश की अभी ये वो जो है, अच्छा, बांग्लादेश पूरी टोटल जो है 5,182 जो है वो किलोमीटर जो है वो दूसरे इंटरनेशनल सरहदों से मिलती है, ममालिक से मिलती है। जी। तो चीन के साथ 1,395, म्यांमार के साथ 1,640, बांग्लादेश के 1,596, नेपाल के साथ 67 किलोमीटर, और भूटान के साथ 455 किलोमीटर। तो 2,62,184 जो है वो इंडिया के साथ लगती है। अच्छा, अब इसमें जो ज़बानें बोली जाती हैं, आसामी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, बोडो बोली जाती है, कोकोरोक बोली जाती है, मिज़ू बोली जाती है, और नेताली बोली जाती है, और अंग्रेज़ी भी है, और मेखेमेज़ीज़ यानी सिक्किम बड़ी ज़बान बोली जाती है। जी। अब ये तो मैंने आपको ये दे दिया
सातों रियासतों में जो इंडिया और चीन के साथ जो है इनका, बांग्लादेश के साथ में इनका ज़्यादा ताल्लुक़ है, क्योंकि बांग्लादेश से जाके मिल जाते हैं। बीच में जी। सिर्फ 20 किलोमीटर का ये फासला है, जिसे चिकन नेक कहते हैं। जी। अब बहस ये है कि जब अब जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उन्होंने पहले कोशिश की थी इंडिया जाने की। जी। उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं इंडिया, क्योंकि पहले ये तारीख़ का ये हिस्सा है कि जब कभी भी कोई भी बांग्लादेश के वज़ीर आज़म या सदर बनता है, वो पहले इंडिया जाता है, जी। वहाँ हाज़िरी भरता है, जी हुज़ूरी करता है उनकी, और फिर इसके बाद में चीन जाता है। जब मैंने उनसे कहा कि मैं आना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अभी नाराज़गी का इज़हार किया। अब वो ये ख्याल कर रहे हैं कि इंडिया बंगाल को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, सफ़ा हस्ती से मिटा दें। ये बातें सोच रहे हैं, जो कि उनके जो बहुत गुस्से के अंदर हैं। जी। अभी तक तो वो नज़र रखे हुए सिर्फ पाकिस्तान पर। अब उनको ये नहीं मालूम हो कि ये तो आज़ाद रियासतें जो हैं ऑलरेडी तैयार बैठी हैं, दे आर वर्किंग। ये बात मुझे याद है कि चीनियों ने एक दफ़ा ये कहा था कि हम इंडिया को छः हिस्सों में बांट देंगे। एक ज़माने में उनके दानिशवर ने हमसे कहा था, जब ये कराची आए थे, उनके ये 92-96 की बात है। और हमसे भी कहा था कि भाई देखिए, जो तुर्कमानिस्तान का जो वहाँ पर हमारे जो वहाँ पर जो आपकी ये जो इस तुर्कमानिस्तान की जो आपका एक तंजीम है, उसको बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। हमने यदि हम कर देंगे आपके लिए। फिर हमने कर दिया था, नाम लगा दिया था अमेरिका का। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि अब जब वहाँ पर मजबूर होकर यूनुस साहब वहाँ पहुँच गए। जी। बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। तारीख़ के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ा मिनिस्टर उनके इस्तकबाल के लिए जाए, किसी के मुल्क के लिए जाए। वो कोई एक छोटा सा, हमारा वज़ीर आज़म जाता है, कोई छोटा सा आदमी भेज देते हैं, उनका प्रोटोकॉल अफसर भेज देते हैं, फलाना भेज देते हैं। हमारा तो फिर भी ख्याल करते हैं वो। नहीं, ख्याल तो करते हैं, लेकिन इतना ख्याल नहीं करते जितना उनका किया गया। जी। उनका तो मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर गया या कोई और मिनिस्टर, बहुत अहम मिनिस्टर गया। जी। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा इस्तकबाल शायद नाज़र ही वो लोग करते हैं, चीनी जो है। अब क्योंकि वो चीनी ऑलरेडी अपने आप को समझते हैं कि वो सुपर हैं, वो सुपर हो गए हैं। जी। तो अच्छा, अब मसला ये है कि ये जाकर डॉक्टर यूनुस ने ये कहा कि देखिए, ये सारी रियासतें जो हैं लैंड लॉक हैं, और ये इनको इंडिया जाने में इंडिया में इनकी मुश्किलात पैदा कर रहा है। आपको इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। जी। और हमारे पास, हम कस्टोडियन हैं बे ऑफ बंगाल के। हम डिपेंडेंट करते हैं, हम इसके बे ऑफ बंगाल पर आप हमें रास्ता दे दें, आप थोड़ी तवज्जो दें तो हमारे लिए ये रास्ता बन जाएगा। ये चिकन नेक को अगर हम काट दें, तो सारे इलाके जहाँ जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये टूट जाएंगे इंडिया से। सबसे बड़ा सूबा तो उनका आसाम है। आसाम में कब से बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। जी। और बोडो हैं, बोडोलैंड वो अलग से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग कबाई लोग हैं, वहाँ पर पहाड़ी इलाके के लोग हैं। तो अब वो अगर वो कर भी दे तो फिर बोडो फिर भी लड़ेंगे। और इनके पास काफ़ी, इंडिया अभी भी कोशिश कर रहा है कि ज़ाहिर है कि जो हसीना वाजिद के जो बहुत से जो हिमायती हैं, अवामी लीग अभी भी मौजूद है। गो कि इस वक्त मुतालिक नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि साहब इस पर आप तवज्जो दें तो हम हम बहुत से काम हमारे हो जाएंगे। जी। तो अब ज़ाहिर है कि चीन ने तो इस पर अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मुलाकात हुई थी वो भी बहुत ही अहम हुई है, कि जो कई 2 घंटे तक जारी रही है। और इसमें जो सारी बातें, तो अब बहुत सी बातें ये हो गई हैं कि चीन जो है, जो माल आता था इंडिया का, जी, इंडिया ने वो भी बंद कर दिया है। जो सामान है जो ख़रीदते थे लोग, वो बंद कर दिया है इंडिया ने। तो अब वो चीन का सामान आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी पहले भी आता था, अब भी और आ जाएगा। वो चाइनीज़ को वैसे भी तो मार्केट हमारा भी गया है जी, पाकिस्तान से भी उन्होंने मंगवाया। जी। तो जो एक आध जहाज़ तो पहुंच गया वहाँ पर। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारे लिए तो एक बात है। अब वो ये कहते हैं कि इसको सिलीगुड़ी का
जी रादारी कॉरिडोर कहते हैं। कॉरिडोर जी। तो अब सवाल ये है कि क्या करेंगे हम, अगर बांग्लादेश पे हमला हो गया तो सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान और चीन मिलकर उसकी हिमायत करेंगे जी या पाकिस्तान अकेला उनकी हिमायत कर सकता है, अपने एटॉमिक अम्ब्रेला दे दे, ऐलान कर दे कि बांग्लादेश हमारा भाई है। वो यही तवक्को कर रहे हैं पाकिस्तान से कि हमें एटॉमिक दे दे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा, जब वो कायद आज़म का डे मना रहे थे तो कहना कायद आज़म तो हमारा भी, मोहम्मद अली जिन्ना हमारा भी लीडर है। जी। तो अब अगर आप तारीख उठा के देखें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में ही पाकिस्तान बना था। बांग्लादेश में मुस्लिम लीग बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बुनियाद वहाँ पर 1906 में पड़ी थी नवाब वकार मुल्क के यहाँ। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा किरदार हमें 2026 में 2027 में मिलेगा। और मोदी को जो मुश्किलात दरपेश आ गई हैं उसको अभी तक समझ नहीं आ रही है। एक तरफ उनके कश्मीर में मतलब जंग आदित जारी है जहाँ पर बहुत सी अमवात हो रही हैं, छुपा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो सिखों की तहरीक चल रही है वो बहुत बड़ी तहरीक है जी। वो इंटरनेशनल तहरीक बन चुकी है और किसी वक्त भी इंटरनेशनल लोग इसे सपोर्ट करने लग जाएंगे। अगर से ये दुरुस्त है कि आलमी निज़ाम तमाम को तमाम में से तितर बितर कर दिया है मिस्टर ट्रम्प साहब ने, जो अमेरिकी सदर हैं, वो बेयकीनी कैफियत में मुब्तला हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का ये जो बात है उसने चीनी शी जिनपिंग से जो की है उसने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि साहब अगर आप तवज्जो दें तो फिर हम बे ऑफ बंगाल हमारा, हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं जी। तो अब उस सूरत में अगर चीन इसकी मदद कर देता है तो अब सवाल ये है कि ये जो सीरी गोरी जो कॉरिडोर है जी इसका क्या करेंगे? क्योंकि इस पर इंडिया तो 20 किलोमीटर सही, लेकिन 20 किलोमीटर लेना आसान तो नहीं है। जी मेरे साहब इस पे मज़ीद बात करेंगे कि आप अभी कह रहे थे कि इस पे क्या करना है इंडिया को, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अब इंडिया के लिए क्या रास्ते रह गए? पहले कि हम अपनी बात जारी रखें, हम अपने नाज़रीन कराम को इस जज्बे में जोश होश में हम नाज़रीन कराम को ईद मुबारक कहना भूल गए हैं। जी, लेकिन वो ईद मुबारक पेशगी हमने वैसे कह दिया था उस वक्त कह दिया था, लेकिन फिर भी अब दोबारा भी कह देते हैं कि भाई हमारे भाइयों ने जिस अंदाज से गुजारा है और उसमें हमने देखा कि खुद खूब इबादत की है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने। और कराची के लोग तो रोज़ों में जिस तरह से अपने खिदमत करते हैं रोज़ेदारों की, वो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। जी मिसाली है, वो मिसाली है। और ये ख्याल करते हैं, जब मैंने कई लोगों से कहा कि भाई दुनिया के अंदर बहुत से हरिकेन आ रहे हैं, बहुत से तूफ़ान आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने आम आदमी का ये ख्याल है, आम आदमी ने मुझे कहा कि देखिए साहब बात ये है कि हम तो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं, हम में बहुत से गुनहगार भी हैं, ये नहीं है कि हम सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम अल्लाह के जो ज़कात भी हम देते हैं, हम अपने पड़ोसी को भूखा भी रहने को देने की कोशिश नहीं करते, भूखा अगर है उनको सप्लाई करते हैं जी। तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पे करम करेगा बेशक। हमें कोई तो जिससे भी मैंने पूछा, मैंने अपने खदशे का इज़हार किया कि भाई बम्बे का ख़तरा है कि वो डूब जाएगा, कलकत्ता बिल्कुल ही डूब जाएगा, बम्बे आधा डूब जाएगा, ये 2026 में 27 में ये वाक़या हो जाएगा। तो अब ये क्योंकि हमारी ये पेशन गोई हैं, लेकिन हमारी पेशन गोई ऐसे तो नहीं है कि जो कोई सही साबित हो, लेकिन ये कि ये जो बहुत से जो इंडिया के टेलर हैं जो फोरकास्ट करते हैं जी, या जो नजूम बने हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो ये बातें कह रहे हैं कि साहब ये ये ऐसा हो सकता है। इंडिया का ये ख्वाब है कि बांग्लादेश को मलिया मेट कर दिया जाए, और जिस अंदाज से मोदी चल रहा है, मोदी एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा है इस पर, लेकिन उनकी जो वो हैं, जो लोग हैं आपके जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, वो मेजर बावला हुआ है कि इसको हमने यूँ मिटा दिया, इसको उसके नक्शे पर हाथ फेर के कहा कि हमने मिटा दिया। अरे भाई कहाँ से मिटा सकोगे तुम? अपनी किस्मत को देखो, ये तो आपके 2026-27 में तुम्हारा सारा बंगाल को कर ले लेंगे लोग, और बहुत से इलाके ले लेंगे। ये अपनी मणिपुर की खैर मनाएं, मिजोरम की बनाएं, नागालैंड की बनाएं। उनके जोशी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। वही कह रहे हैं कि बंगाल से जो बड़ा हमला होगा वो
इंडिया का बहुत सा हिस्सा ले जाएगा। और इंडिया के अब बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे ले जाएगा। अब ज़ाहिर है कि कोई चीन की फ़ौजें होंगी, पाकिस्तान की होंगी, किसी की होंगी, कुछ ना कुछ तो होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अमेरिकनों ने उनको $70 मिलियन दिए, उनकी इमदाद दी है। म्यांमार बांग्लादेश को दिए ना, म्यांमार के लिए, म्यांमार के महाजर के लिए। तो अब मैं ये कह देता हूँ कि फिर भी, और वो उस पर टैक्स तो लगाए हैं, लेकिन साथ साथ में ये मदद भी दी है कि तो उनको बैलेंस हो जाए जी। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे यहाँ, हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। जो मैंने बात शुरू की थी, तो जब कायद-ए-आज़म डे उन्होंने मनाया, क्या कायद-ए-आज़म हमारा भी है, तो उसने ये भी कही थी, ये भी कहा था कि भाई हमें हमारा भाई हैं, वी आर ब्रदर। तो अभी तो हमने उनको अभी ठंडक ले दिए हैं जी, और उन्होंने और जो चीज़ जो मांगे, ठंडक मांगे उन्होंने, हमें दिए नहीं है अभी, लेकिन मांगे हम दे देंगे उनको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। जो उनके जो आर्मी चीफ आए थे, उनके आर्मी चीफ आए थे, हमारा मैंने ISI का जो चीफ गया था, तो बड़ा हंगामा मचा इंडिया के अंदर। इंडिया वाले बड़े अजीब गरीब है, गरीब है। वो समझते ये है कि हम दुनिया के सुपर पावर बन चुके हैं। वो मीडिया में हंगामा राई बहुत अच्छी करना जानते हैं, और वो करते हैं। मेरे साथ भी इतनी ज़्यादती की है इंडिया के लोगों ने, यानी मुझे, क्योंकि मैं ये कहता था मुसलमानों जागो, उसका उन्होंने, और अब मैं पूछता हूँ मुसलमानों से, अभी दूसरा सवाल तो अभी जो आ रहा है, मैं पूछता हूँ कि मैं गलत कहता था आपसे। आप यहाँ पर आराम से बैठे हो कि साहब हमें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल रही है, तो इस पर इकबाल ने बड़ा ज़बरदस्त कहा कि मुल्ला को है सिर्फ आपने सिर्फ नमाज़ पढ़ने से मतलब। अरे भाई, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, मुसलमान कैसे कहे अब मैं ग़ुलाम रह सकता है जी। और ये बात कायदे ने की थी, और हर बात से हर लम्हा ये साबित होता है कि मैंने पाकिस्तान की वजूद का एहसास और पाकिस्तान की हर बार साबित, दो कौमी नज़रिए को हर वक्त साबित करता रहता है। पाकिस्तान का नज़रिया आज भी ज़िंदा है। तो अब मैं ये बात बहुत से लोगों जो मुझसे बहुत मिले थे इंडिया में, तो मैं उनसे यही कहता था। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप बगावत करो, हमने कहा भाई आप हकूक़ की बात करो और मुत्तहिद होकर बात करो। अब सवाल ये है कि छोटे छोटे जो लोगों में बटे हुए हैं। अब जो आदमी रहता है वो एक तो इसको नहीं मानते हैं, ये जो अवैसी है, सबसे बड़ा जो वहाँ पर जो सबसे बड़ा इदारा जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जी। उन्होंने भी अब सवाल ये नहीं है। चलो पहले तो हम भी ये बात को कहें कि ये जो अब कैसे होगा, हम बांग्लादेश की मुकम्मल मदद करेंगे हम, और हमारे भाई हैं, हम उनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ज़रूर भाइयों में लड़ाई होती है, हो जाती है, बात कोई बात नहीं, और हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाएं जी, तो बस ठीक हो गया। ये इंडिया ने कराया था, वो भी उन्होंने भी कहा जी। एक आदमी ने कहा कि साहब मैं तो खुद मुक्ति बागनी में था जी, और लेकिन मैं मुझे मालूम हुआ कि मैं गलत था और मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया इंडिया ने जी। तो अब जैसा आप चले चलते हैं इंडिया के ऊपर चलते हैं। देखिए उन्होंने एक इमलाक, अब देखिए ये क्या ज़रूरत पड़ी है कि मुसलमानों की इमलाक पर कब्ज़ा करना, उसका एडमिनिस्ट्रेटर अब एक हिंदू को बनाना, गैर मुस्लिम को बनाना, कैसे मुमकिन है भाई साहब? ये आपका दिमाग ख़राब हुआ है, आपको पागल तो नहीं हो गए हैं कि आप मुसलमानों की जायदाद पे हमला कर रहे हैं? अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि अवैसी का भी दिमाग ख़राब है, मेरे ऐसे से मिला भी नहीं, इसका बाप मेरा दोस्त बन गया था कि सैयद कासिम रसूल, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास को तो मैं जानता हूँ जी। तो अब सवाल ये है कि हम क्या मदद कर सकते हैं उनकी? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं इल्ला इसके कि, और डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां को भी जानता हूँ जो वो निकालते थे, अक़लीती कमीशन के जो थे, जो कि वहाँ पर मिली गज़ट निकालते थे जी, जिनकी दावत में हम गए भी थे एक दफ़ा। तो अब सवाल ये है कि इंडिया के दिमाग इतना ख़राब हो गया है, अब मुसलमानों की जायदाद, वक्फ जायदादों पर कब्ज़ा करने को क्या ज़रूरत पड़ी? कैसे साहब यहाँ के हम ये लोग उन्होंने एक किस्म के मरूसियत काम कर रखी है। अब बताइए अजमेर को जहाँ पर सब फैज़ हुए हैं हिंदू, कितने बच्चों को बच्चे पैदा हुए उनकी दुआओं से, तो वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है किसी मुसलमान की या किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी ईसाई की वहाँ पर आने की। तो अब जैसा बात यह है
कि ये बिल्कुल एक इस्लाम दुश्मन स्टेट बन गई। इजराइल नंबर 2 है ये। तो उसके लिए मुसलमान जो है यहाँ पर 25 करोड़ हैं, मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। हम तो 22-24 करोड़ पे हैं, वो 25 करोड़ प्लस 26 करोड़ हो गए, अब तो ज़्यादा हो गए होंगे। तो उनको मुत्तहिद होना चाहिए। जहाँ भी बैठा है, जो आदमी बैठा है, हमने उस वक्त ये भी तो मसला ये कहने का है भाई, झूठा प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं। मैंने कहा मैं एजेंट नहीं हूँ, मैंने कहा चलो क्या फ़र्क पड़ता है तो पाकिस्तान का ना। तो मैं ये इनसे कह रहा हूँ, लेकिन इतने जालिम लोग हैं कि जो चाहे मुँह में बकवास करते हैं, जिसको चाहे झूठ बहुत, सहाफ़ी को झूठे पक्के मक्कार लोग हैं जी। और सहाफ़त उनकी मीडिया तो ख़त्म हो गया, मैंने मीडिया नहीं है, वो बूदी मीडिया है जी। तो अब मुसलमानों को उठना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुझे शिकायत जो है जी, ये अपने इस जो सबसे बड़ा जो हमारा इदारा है वो उससे है, दारुल उलूम से, देवबंद से, देवबंद दारुल उलूम जी। भाई मैंने जब भी बात आपसे की देवबंद से की है मैंने जी। मैं उनको अपनी मोहब्बत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, तनकीद भी करता हूँ। तो मैं कहता हूँ आप बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन ये बताओ कि किस मज़हब ने बताया है। बार मेरे साहब कुछ ना कुछ करोगे, फिर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। कर रहे होते तो अभी ये हाल नहीं करता है, डर जाता है ये मोदी, बड़ा बुज़दिल आदमी है। जी हाँ, चलिए साहब, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अमेरिका की तरफ चलेंगे और मोदी साहब जो तजारती जंग करना चाह रहे हैं उससे बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अब ज़रा अमेरिका की बात कर लें। भाई आप ट्रम्प साहब बड़े दिलचस्प आदमी हैं। हाँ, भूचाल पैदा कर दिया पूरी दुनिया में। नहीं भूचाल कर दिया। अभी जो वो एक बात है, वो जो एक बात तो हमें आपको सारी पूरा पाकिस्तान के जितने भी एंकर हजरात हैं, थिंक टैंक हैं, उसको हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए जी कि ये बात सबसे पहले हमने कहना शुरू की है। हमारे सच बात के प्रोग्रामों भरा पड़ा है, हमने कोई 50 दफ़ा ये बात दोहराई है और दोहराते हम थक गए हैं कि भाई ये इस तरह से होगा। ये एलीट, और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था हमने कि अमेरिका के जो एलीट्स हैं उनका ये फ़ैसला है कि वो एक तो यूरोपीय यूनियन से अलग करेंगे बरतानिया को, दूसरा ये है कि वो मास माइग्रेशन करेंगे, जो हो रही है बड़ी तादाद में, वो अलहदा हो गया, मास माइग्रेशन हो गई है। अभी बरतानिया क्योंकि उनका पिट्ठू रहा है तो अभी उस पर उन्होंने टैक्स लगाने पे हाथ होला रखा है जी, कम टैक्स लगाया, तो उस पर भी वो कह रहे हैं बरतानिया के लोग हमसे बातचीत करेंगे, हमारा मामला ठीक हो जाएगा। तो शायद हो जाए और ये इनकी खदमात का इतराफ़ कर ले, वो काफ़ी तेज़ है क्योंकि सहूलतकारी की है ना उन्होंने, सुपर बहुत सहूलतकारी की है। अभी भी उनको चमचगिरी में लगे हुए हैं जी। तो वो कहते हैं ना कि अगर ये टूटे तो फिर हम ताकतवर फिर बने। तो अभी ख्वाब देखो, अभी तो ये तुम्हारा जो गुजर गया, अभी तो और दुनिया में ताकतें बढ़ गई। एशिया की सेंचुरी है ये बात उसको मालूम होना चाहिए उनको जी। मैंने उसने तलाक दे दी है सारे यूरोप को और जिस अल्लाह से वो लोग रद्दमल का दार कर रहे हैं यूक्रेन के मामले में। फ्रांस ने बहुत ज़्यादा, यूरोपीय यूनियन ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है, बरतानिया फ्रांस पर एतराज़ किया है, इटली और स्विट्ज़रलैंड पर, बताओ स्विट्ज़रलैंड पर पाबंदी लगा दी, टैक्स लगा दिया। कमाल का आदमी है, कोई आदमी है ये आदमी, मेरे दीवाना हो गया। अब अगर टैक्स कर लें उनका जो पाकिस्तान के ऊपर तो 29% टैरिफ लगाया है। वो तो उन्होंने कहा कि आप चूँकि 58, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ का ऐलान किया गया है। वियतनाम पे 40% कर दिया, जो इनका यानी जो इनका जिन पर जुल्म किया था उन्होंने, और ताइवान पर 32%। मेरे जो उसका दोस्त है उसको जो और जनूबी कोरिया 25%, जो उनका अपना मुल्क है। थाईलैंड पर 36%, थाईलैंड पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। स्विट्ज़रलैंड पे 31%। स्विट्ज़रलैंड पे हमें एतराज़ है कि भाई गरीब एक मुल्क है बेचारा, वो छोटा सा मुल्क है जिसमें पूरी तरह हुकूमत भी नहीं है, वो तो एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम। इंडोनेशिया में 32%, मलाइशिया में 24% टैरिफ आद किया, बांग्लादेश में 37% कर दिया, कम्बोडिया पर जो छोटा सा मुल्क है 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30% लोग। और जनूबी अफ्रीका से थोड़ा टकराव भी है ना उनका, हाँ टकराव है, ब्रिक्स की वजह से। और सिंगापुर पर 10% ऐड किया। ये अक़दाम, आप ये कहते हैं कि हम तजारत को दुरुस्त करना चाहते हैं। अब मसला ये है कि जो दूसरे लोग पागल हैं, हर आदमी टैक्स लगा देगा तो आपकी मसनूआत कौन ख़रीदेगा जी। तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने कहा भाई अगर तुम हमारा टैक्स लगाओगे हमारी चीज़ों पर
या हम तुम्हारी चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे तो फिर चीन की बिक्री हो जाएगी ज़्यादा, चीन की माल बहुत फ़रोग होगा। तो आप गलत काम कर रहे हैं। जी तो ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहा है। बरतानिया फ्रांस का ये कहना है कि जो मायदा हुआ है, उसने कहा कि 10% बरतानिया बाद का 10% असरात कम कर देगा। तान बरतानी वज़ीर जो नाथन रेलार्ड ने कहा कि लंदन के पास मुतअद्दिद इख्तियारात मौजूद हैं, हम इन पर अमल करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। उसने धमकी दे दी कि हम भी जो करेंगे तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। फ्रांसी हुकूमत ने ट्रंप की तरफ से आयद करदा मसूलात की फरज सामने आने से ऐन कबल कहा कि यूरोपीय यूनियन अपना जवाब अप्रैल के आखिर से पहले देगी, अप्रैल के आखिर से पहले देगी और उससे कबल शोबाजाती जायजा लिया जाएगा। फ्रांस सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि दफ्तर जुमला को बताया कि उनके फ्रांसी शोबे के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे जो इन मसलात के इक़दाम से मुतासर हुए हैं। जी इटली बेचारा एक गरीब सा मुल्क है, उस बेचारे उस पर भी कर दिया। बहरहाल वो देखें अब आगे क्या होता है, और इस सब का ज़ाहिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा जो अमेरिका को भुगतना ही पड़ेगा। जर्मनी के कारोबारी इदारों ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल किया, जर्मनी भी कर दिया। जी तो अब इस्लाम की बात कर लें। जी मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट ये बात करें और एक थोड़ा सा नेतन्याहू का भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये रूस पहले रूस वाला मामला निपटा लें आप। भाई रूस पे देखो जैन साहब, बात ये है कि रूस में कई रियासतें हैं, 10-12 रियासतें ऐसी हैं जो मुसलमान रियासतें हैं। जी ताजिकिस्तान है, चेचनिया है, वो रूस के लिए लड़ रहे हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़, मर भी हो रहे हैं, जी शहादतें हो रही हैं उनकी। वो अब पुतिन के पास के अलावा कोई चारा कार नहीं था कि उनको इजाज़त देता, तो अब वो सड़कें तक बंद कर दी जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं रूस का जी कि आप जिस तरह से आप इज़हार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको तमाम मुसलमान ममालिक से अच्छा जवाब मिलेगा। और लेकिन हम देखिए एक बात हम और भी कहना चाहते हैं इसमें। देखिए हम तो आपको तैयार हैं, आप ही माइल बकरम नहीं, आप सिर्फ हमें गद्दम पर दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि जो बलूचिस्तान का मामला है, अगर बरतानिया वहाँ पर साजिश कर रहा है, इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है और फिर अमेरिका भी कर रहा है, तो उसमें आपको हमें साथ देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है वो भी आपको हमें साथ देना चाहिए। सब के सब जो लोग हैं आपको अफ़गानिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, आप अपना असर का इस्तेमाल करें, हमें और ऐसा असला दें जो कि हम इनको लोकेशन को ढूंढ सकें कि आदमी को छांट के मारें जी जो कि हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, या उनको सीधा करें आप। तो अब अगर वो नहीं करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हम आपका साथ दें। हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको गर्म पानी में लाने के लिए, हमको बेचैन तो नहीं है। जी आप बेचैन हैं तो हम आपकी मदद को दस्तयाब हैं। हम उनसे कोशिश भी करेंगे कि हम एक डेलीगेशन लेकर वो सफ़ीर से मिलें या कौंसल जनरल से मिलें जो कि हमारे जानने वाला हो गया है, हमें कार्ड दिया था अपनी मीटिंग जब हुई है। जी तो हमने इजाज़त मांगी है कि भाई हमें इंटरव्यू करने की इजाज़त दें, क्योंकि हुकूमत से इजाज़त देनी पड़ती है। तो अगर वो इजाज़त दे देंगे तो फिर हम ये काम करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अब ये 1-2 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूँ कि अब जरा नेतन्याहू की बात कर लें। उनका तो भाई नेतन्याहू का दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। गिरफ्तारी का वारंट था लेकिन वो हंगरी पहुँच गया अपने वाइफ के साथ। आप देखिए उसका दिमाग और उन्होंने इस्तकबाल भी बहुत ज़बरदस्त किया। जी देखिए ना उनको लेने के लिए हवाई अड्डे पे आए हैं। हम जो आज सुबह वज़ीर दिफा कसम ज़ेले ने फेसबुक पर पोस्ट पे लिख दिया कि नेतन्याहू आपका बड़ा पोस्ट में खैर मकदम किया जाता। अब बताइए कि ये अब मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि हंगरी का कुछ बाइकाट करें ताकि उनको थोड़ा सा एहसास हो कि भाई ये उनसे हाँ गलत हंगरी का। जी तो अब ये नहीं कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी भाई इतना ज़बरदस्त रद्दमल आया है तमाम यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया औरत जो है वहाँ पार्लियामेंट में रो पड़ी है। जी वो पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था आपने। जी तो अब मैं ये कहता हूँ कि इसराइल पर देखो ना, अभी भी आज भी ये आलम है कि इसराइल पर अभी 80 आदमी शहीद हो गए हैं। मेरे साहब इसराइल एक दिन पहले ईद के दिनों में भी वो बमबारी करते रहे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैन साहब एक बात बताइए कि क्या उन्होंने मदामत छोड़ दी है? नहीं ये बात ठीक है। बस ये मदामत जारी रखें और शहीद हो रहे हैं तो जन्नत में जा रहे हैं। जितने भी गुनाह किए सब माफ़, सीधा जन्नत में जाता है और ज़िंदा रहता है। लेकिन सालिम को भी सबक सिखाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब अल्लाह के हुक्म से वो जो गाज़ा के लोग तो लड़ रहे हैं ना जी। जी आप चुपके जो जिस मुल्क की मदद हो रही, कौन सब कहता है कि सऊदी अरब मदद नहीं कर रहा है? ईरान खुल के कर रहा है। हर मुल्क कुछ ना कुछ कर रहा है। हाँ पसे पर्दा ये नहीं हो सकता। बहुत अब तो ये है कि यूरोप के मुल्क भी कर रहे हैं खामोशी से। जी मेरे साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का।
नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।